एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं। अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं। तो जनक से संतान में, के नहीं से होना चाहिए, ठीक है। तो अनुवांशिक लक्षण जो है वह जीन से ट्रांसफर होता है अपने पेरेंट्स से, किसमें, तो ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, BCG का अर्थ क्या है। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है बैसिलस कामेटोग्यूरिन। क्या है, बैसिलस कामेटोग्यूरिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कॉर्नबर्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स किससे बने होते हैं। राइबोसोम्स किससे बने होते हैं। तो राइबोसोम्स RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, RNA और प्रोटीन राइबोसोम को बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है। सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है। यह है प्रोफेज, ठीक है। देखो ये डिवीज़न का अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग स्टेज होता है। इसी में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा स्टेज कौन सा होता है। ये होता है प्रोफेज। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें होती है। आपने बहुत बार पढ़ा है, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या का थैला या आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। एटम बम भी उसको कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है ये आप बताओ, क्यों कहा जाता है। क्योंकि जल अपघटक एंजाइम उसमें पाए जाते हैं और जब लाइसोसोम, जब सेल ऐसा फील होता है कि ये सेल अब यूजेबल नहीं है, तो ये उसको खुद को ही एनगल्फ कर लेता है, यानी खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका का पावर हाउस कौन है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा को हम लोग प्राप्त जो करते हैं किस रूप में करते हैं, तो वह करते हैं ATP के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारिस्थितिक संबंध को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता, वह क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि तो करता है पर वह उससे भोजन नहीं लेता, उसको क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है सहजीवी, ठीक है। अगर एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि भी कर रहा है और उससे भोजन भी ले रहा है तो उसको हम लोग परजीवी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वह क्या कहलाते हैं। वो पादप, वो पौधे जो जीवन में सिर्फ एक बार फूल धारण करते हैं, उसके बाद ऐसा देखा जाता है कि 99% जो ऐसे पौधे हैं वह एक बार फूल धारण करने के बाद मर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मोनोकार्पिक। क्या कहा जाता है, मोनोकार्पिक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है किसके कारण। जीन म्यूटेशन किसके कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, ये होता है DNA के जीनों के क्रम में परिवर्तन से, ठीक है। DNA के जीनों के क्रम में परिवर्तन से जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भोजपत्र किससे मिलता है। भोजपत्र किससे मिलता है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एग्जाम में। ये बेटुला के छाल से प्राप्त होता है भोजपत्र, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है लंबे रेसे कहलाते हैं। लंबे रेसे क्या कहलाते हैं? लंबे रेसे लींट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लींट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रावदा निम्नलिखित में से कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है? प्रावदा, प्रावदा कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है? कहाँ का है प्रावदा? तो प्रावदा मॉस्को रूस का मुख्य समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे केकों का देश उपनाम से जाना जाता है? केकों का देश किसको कहा जाता है? केकों का देश किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है स्कॉटलैंड को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुष्यंत कालिदास की किस रचना में मिलता है? दुष्यंत एक कैरेक्टर है, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। किस कालिदास के किस रचना में दुष्यंत कैरेक्टर है, ये आपको बताना है। किस कैरेक्टर में? तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है और इसमें एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है दुष्यंत। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। मनीला फिलीपींस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शांति का प्रतीक है, तो इन चारों में से बताओ शांति का प्रतीक क्या है? शांति का प्रतीक सफेद कबूतर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हजार झीलों के भूमि के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है। किसको? फिनलैंड को। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? कौन था? यह था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने प्रथम मानव भेजा चंद्रमा पर। और कौन थे जिन्होंने कदम रखा? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओपेक की स्थापना कब हुई थी? ओपेक के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, जल्दी बताओ ओपेक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1960 में। ठीक है। इसमें फाउंडिंग मेंबर कितने थे? फाउंडिंग मेंबर थे 5। अभी वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 14। ठीक है। अच्छा, इसका स्थापना कहाँ हुआ था? बगदाद में। लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति है। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति है फू दोरजी। कौन है? फू दोरजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जुलोती किस देश की मुद्रा है? जुलोती, जुलोती किस देश की मुद्रा है? तो यह पोलैंड की मुद्रा है। पोलैंड की मुद्रा है जुलोती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश में नरोरा नाविकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाविकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? राजकुमार का असली नाम क्या था? राजकुमार का असली नाम था भूषण पंडित। क्या नाम था? भूषण पंडित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? फिल्म जगत के, सिर्फ आपको ध्यान देना है फिल्मी जगत के वो लोग हैं जिनको सबसे पहली बार भारत रत्न मिला है। कौन है वो? वो है सत्यजीत रे। कौन है? सत्यजीत रे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? आप तो ये जान रहे हो मुगल युग का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा गया, वास्तुकला का स्पेशली अगर आप बात करो तो। ठीक है। लेकिन यहाँ आपको बताना है किसने कहा था। किसने कहा था? ये वी.ए. स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैध शासन प्रणाली को बंगाल से समाप्त किसने कर दिया था? किसने किया था? ये किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, ये जो द्वैध शासन है इसकी व्यवस्था लागू किसके काल में की गई थी? किसी को पता है तो बताओ। रॉबर्ट क्लाइव के काल में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई है और वारेन हेस्टिंग्स के आते ही ये समाप्त कर दिया गया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने
रंजीत सिंह कहाँ का शासक था? ये पंजाब का शासक था। और इनका नाम इसलिए इतना चर्चा होता है इनके नाम का, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखो जो भी हिस्टोरिकल सीरियल्स वगैरह आता है ना, आप लोग तो टीवी वगैरह देखते ही रहते हो, तो इनको थोड़ा सा देखा करो, आप लोग को ज़्यादा टाइम तक याद होगा। ऐसा नहीं पर डे बैठ के देख रहे हैं, कभी आपको वीक में अगर मिले 1 या 2 एपिसोड 3 एपिसोड तो कभी कभी देख लिया करो, ऐसे तो बोरिंग होता है, टाइम बर्बाद होता है। लेकिन उसमें क्या होगा ना, उसमें आपको नाम याद हो जाएगा, उनका कुछ खासियत याद हो जाएगा जो आपके पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, रंजीत सिंह अगर किसी ने सीरियल देखा होगा, ये शायद किस चैनल पे आता था मुझे याद नहीं है, आपको पता होगा एक आंख से वो अंधे थे। ठीक है, उसके बावजूद उन्होंने बहुत अचीवमेंट किया है अपने लाइफ में। तो कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि पंजाब में से कौन सा, निम्न में से एक ऐसा शासक है जो एक आंख से अंधा था, तो आपको आसानी से वहां पे कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पूछा गया है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? किससे प्राप्त किया था? ये क्या था? शाह शुजा से। ठीक है, शाह शुजा से। ये अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान। और इनसे इन्होंने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा चलाया गया था सहायक संधि। ठीक है, कब चलाया था इन्होंने सहायक संधि? अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल क्या है? शासनकाल है 1798 से 1805। ठीक है, 1798 से 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली रहे और इन्होंने इसी बीच में सहायक संधि को चलाया था। ठीक है, और सबसे पहला जो इसमें शामिल हुआ वो हुआ पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, कौन हुआ? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नवाब सलीमुल्लाह खां। अब देखो दो नाम है जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, एक है आगा खां, दूसरा है सलीमुल्लाह खां। दोनों का डिफरेंस आपको समझना है, मैंने इसको पहले ही बताया हुआ है, एक बार फिर से आप सुन लो कि सलीमुल्लाह खां और आगा खां अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो आपका हमेशा जो आंसर है वो होगा नवाब सलीमुल्लाह खां। क्लियर है? सबसे पहली बात तो ये आपको समझना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में आप गलती करके आओगे। दूसरी बात, आगा खां का क्या रोल है यहाँ पे, ये भी समझना, बहुत इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है। बहुत जगह नवाब सलीमुल्लाह खां नहीं दिया रहता है, तो आपका आंसर जो है वह आगा खां होता है। ठीक है, ये दो बात आप समझ लिया आपने। अब इनका रोल समझ लो। एक्चुअली में आगा खां के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, जो वाइसरॉय उस वक्त कौन थे? लॉर्ड मिंटो। इनसे 1906 ईस्वी में, ठीक है, 1906 ईस्वी में शिमला में ये लोग मिले थे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा, उससे आपको मतलब नहीं है क्या क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। अब ये सब कब हुआ था? ये सब हुआ था 1 अक्टूबर को। अब 30 दिसंबर को ये सब हुआ था शिमला में। ये आपसे पूछा जाता है आगा खां कहाँ मिला था? शिमला में। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में, ढाका का उस वक्त नवाब था सलीमुल्लाह खां। ठीक है, तो सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। क्लियर है? तो दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? ये हुई थी ढाका में सलीमुल्लाह खां के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को। और आगा खां जो था उसने इसको इनिशिएट किया था। ये जो लीडर था मिलने वाला टीम, उसका ये लीडर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हुए? आत्मीय सभा के संस्थापक ये थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इन्होंने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1828 ईस्वी में। कब हुई थी? 1828 में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, यानी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक है आपका कथन, दूसरा है उसका रीजन। आपको बताना है सही है या गलत है। पहला कथन क्या है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ये स्टेटमेंट क्या सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ये भी सही है, यानी आपका कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट था कहाँ का था? कवि बाणभट्ट कहाँ से बिलोंग करता था? कवि बाणभट्ट थानेश्वर से बिलोंग करता था। ठीक है, ये हर्ष का दरबारी कवि था। ठीक है, और यह कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। इसका एक बहुत ही फेमस बुक है हर्षचरित, जो हर्ष के लाइफ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा? पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, शेरशाह का जो राजधानी था वो था सासाराम, और पटना को प्रांतीय राजधानी उन्होंने बनाया था।
अगला क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें पटना में थी, अब तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए किया गया था। आपको ये बताना है किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1882 में। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ? तो आसान सा क्वेश्चन है, 1936 में ये अलग हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वह लगभग कितना है? तो बहुत ही टफ क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा, बहुत दिन बाद आपने देखा होगा। तो हम लोग जानते हैं 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है पृथ्वी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह है? किस तारामंडल का तारा ध्रुव की ओर संकेत करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ कौन सा वो तारामंडल है? तो वह है आपका सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल का तारा किस ओर इंगित करता है? ध्रुव की ओर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर किस क्षेत्र में मिलेगा? तो आपको भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में बहुत अधिक घने वन मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे तापमान अधिक रहता है और सालों भर वर्षा होती रहती है। ठीक है, इस कारण से वहाँ का जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है, इसलिए चौड़े पत्ते वाले सदाबहार सघन वन वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पटना का स्थानीय समय। पटना का स्थानीय समय क्या है? क्या वह भारतीय समय के बराबर है, आगे है, पीछे है, क्या है, ये आपको बताना है। देखो समय आपको थोड़ा सा अगर इसके बारे में नॉलेज है, ऐसे तो मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि कैसे हम लोग समय डिसाइड करते हैं, देशांतर रेखा। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूड लाइन पे हम लोग समय तय करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको अगर कॉमन सेंस है आपके अंदर, वैसे तो मुझे पता है आप सबों के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अप्लाई करोगे तो उसको आंसर कर पाओगे। आप देखो कैसे आंसर करेंगे इसको। यह है भारत, यहाँ है आपका मान लो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पे थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, यहाँ मान लो नैनी होगा। ठीक है, इलाहाबाद के पास। अब आपको पता है कि भारत में पूछा जा रहा है, सॉरी बिहार में पूछा जा रहा है पटना में, पटना यहाँ है, बस ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप देखोगे तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन इसका है, लॉन्गिट्यूड जो है वह जरूर इससे आगे होगा। अगर लॉन्गिट्यूड इसका आगे है यानी IST का जो समय है उससे कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही होगा। अगर इससे पीछे होता तो क्या होता? कम होता, समय कम होता IST से। लेकिन अगर इससे आगे है तो इसका मतलब IST से समय ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? भारतीय मानक समय से आगे है। कितना आगे है अगर ये आपसे पूछा जाए, आप जानते हो IST का जो टाइम है वह कितने डिग्री पर होता है? 82.5 डिग्री देशांतर पर। ठीक है, और पटना का जो है वह है 85.5 डिग्री। ठीक है, पटना का अगर आप टाइम निकालोगे तो पटना 85.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है, इसलिए लगभग मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 3 डिग्री का अंतर है, 3 डिग्री 12 मिनट के आसपास का अंतर है। ठीक है, इस कारण से टाइम आगे हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लग जाता है? कितना समय लग जाता है? ये लग जाता है ऑलमोस्ट 365.25 दिन। कोई भी अगर 365 दिन मारते हो तो ये गलत है। ठीक है, 365 दिन बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है 365.25। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो आपका ये सही हुआ। आप जानते हो हर 4 साल में 1 साल लीप ईयर हो जाता है, वो किसके कारण से होता है? यही 0.25, 1/4 दिन हर साल आगे बढ़ता है और 4 साल में ये पूरा 1 दिन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? यह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यह विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह कहाँ स्थित है? यह दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में स्थित है। क्लियर है? अच्छा, साउथ अमेरिका में किस तट पर स्थित है? अगर ये पूछा जाए तो पश्चिमी तट पर, याद रखना ये भी पूछा जाता है, वेस्टर्न कोस्ट पे, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित किया जाता है और वो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं। कपास उद्योग किन कच्चे मालों पर आश्रित होते हैं? तो वो कैसे होते हैं? बाय नेचर वो कैसे होते हैं? तो कपास आप जानते हो रुई, ठीक है, कॉटन।
तो ये जिस पर डिपेंड करता है वह भार ह्रास मूलक होते हैं, ठीक है, यानी वेट लॉस फैक्टर वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं वो होते हैं, ठीक है। बाद में उनका वेट बढ़ता नहीं है, क्या होता है, वेट घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त तक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्यों? ऐसा क्यों है? प्रकाशीय दूरबीन से अच्छा रेडियो दूरबीन होता है, क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ, ऑप्शन थोड़े लेंदी हैं पर पढ़ो और जल्दी बताओ क्या कारण हो सकता है इसका, क्या कारण हो सकता है? देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, वे मंदाकिनियों यानी गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। तीसरा है वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर जो है वह है उपर्युक्त सभी, ठीक है, ये सभी कंडीशन है, इस कारण से रेडियो दूरबीन ज्यादा अच्छे होते हैं प्रकाशीय दूरबीन से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया, बताइए यह सम्मान पाने वाले वे भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? 2019 में प्रणब मुखर्जी सहित 2 और लोगों को यानी टोटल 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन कौन थे वो थे प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, ठीक है। अब यहाँ आपको बताना है कि ये कितने राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जल्दी बताओ कितने हैं? तो ये हैं 5वें राष्ट्रपति। इससे पहले 4 राष्ट्रपति को मिल चुका है, कौन कौन है वो? राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उसके बाद वीवी गिरी है, ठीक है, जाकिर हुसैन है। तो ये 4 लोग हैं जिनको मिल चुका है इनसे पहले भारत रत्न, ठीक है। और अगर प्रणब मुखर्जी का बात करें तो कितने राष्ट्रपति थे ये? प्रणब मुखर्जी कितने राष्ट्रपति थे, जल्दी बताओ कितने राष्ट्रपति थे? ये थे 13 यानी 13वें राष्ट्रपति थे भारत के, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं डीबगिंग। क्या कहते हैं? डीबगिंग, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय विज्ञान एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? भारतीय विज्ञान एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है? ये बनी है चंद्रिमा शाह। कौन बनी है? चंद्रिमा शाह। अगला क्वेश्चन है, परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस तरह के वोल्टेज में हम लोग करते हैं और किस काम के लिए हम लोग करते हैं? तो क्या काम है और कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं? हम लोग ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। यहाँ पे सिर्फ बढ़ाने दिया हुआ है, बढ़ाने या घटाने दोनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सपोनिफिकेशन प्रक्रिया है जिसके द्वारा सपोनिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तो सपोनिफिकेशन प्रक्रिया साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया उष्मा क्या हो गया? हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन होता है उसके दौरान जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं या अभिक्रिया उष्मा बोलते हैं, ठीक है। वह किस चीज़ पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शंस पढ़ो जल्दी जल्दी, लेंदी है थोड़ा ऑप्शन लेकिन आपको पढ़ना है, पढ़ो और आंसर करो जल्दी से। तो क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर है यह है बी, ठीक है, उस पथ पर निर्भर नहीं करता है जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, उस पथ पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन आपको याद रखना है किस किस चीज पर निर्भर करता है। अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करता है, अभिकारकों और उत्पादकों की भौतिक स्थिति पर निर्भर करता है, और अभिक्रिया चाहे स्थिर दाब पर की गई हो या स्थिर आयतन पर की गई हो, इस चीज पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो हीट ऑफ रिएक्शन इन तीनों चीजों पर निर्भर करता है, और ये 2 तरह का हो सकता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, यानी एक में जिसमें हीट रिलीज हो और एक में जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो, ठीक है। जिसमें अब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं, और जिसमें रिलीज होता है हीट उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ये इन तीनों कंडीशन पर डिपेंड करता है।
अगला क्वेश्चन है, पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलेटिका का होना एक संकेत है। अगर किसी भी पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलेटिका है तो यह किस चीज का संकेत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ किस चीज का संकेत है। तो यह आसान सा क्वेश्चन है। एंटी अमीबा हिस्टोलेटिका है क्या? यह एक बैक्टीरिया है। तो इन सब में से जब देखोगे तो बैक्टीरिया आपको ए ऑप्शन में नजर आएगा, यानी यह बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का संकेत है। ठीक है, एंटी अमीबा हिस्टोलेटिका क्या होता है इससे? एंटी अमीबा हिस्टोलेटिका से कोई मुझे जल्दी से बताओ, एंटी अमीबा हिस्टोलेटिका से क्या होता है? तो इससे एक बीमारी है जिसको एम्बियोसिस नामक नाम से जानते हैं हम। ठीक है, क्या है नाम? एम्बियोसिस। तो एम्बियोसिस बीमारी एंटी अमीबा हिस्टोलेटिका से होता है। अगला क्वेश्चन है, पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है। पीड़कनाशी के रूप में अगर डीडीटी का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या हानि क्या है? तो इससे क्या हानि है जल्दी बताओ। तो इससे हानि है कि यह प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है, यानी यह डिकम्पोज आसानी से नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनअपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है। तो अनअपेक्षित ईमेल या जंक मेल को क्या कहा जाता है? इसको स्पैम कहा जाता है। आप अगर थोड़ा सा भी इन सब टर्म्स से रिलेटेड हो तो आप डे टू डे लाइफ में इसको यूज भी करते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? किस ई कॉमर्स कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस भारत में खोला है? जल्दी बताओ किस ई कॉमर्स कंपनी ने? यह है अमेजोन ने। ठीक है, और कहाँ खोला है? कोई मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ। अमेजोन ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो कहाँ खोला है? ये खोला है हैदराबाद में। कहाँ खोला है? हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताप उत्क्रमण होता है। ताप उत्क्रमण क्या होता है? ताप उत्क्रमण, इसको हम लोग इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। जिसको हिंदी समझने में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश टर्म याद रखो, इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। तो ताप उत्क्रमण या इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर कैसा होता है? कैसा होता है? देखो, जो हिंदी में नहीं जानते हो, अगर इंग्लिश का थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है, तो इन्वर्सन का मतलब क्या होता है अगर थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो यहाँ से आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? यह ऋणात्मक ह्रास दर होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक ह्रास दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसने लिखा है? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, तो यह ममता बनर्जी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? ममता बनर्जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वर्तमान में भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यह है 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण सूडान की राजधानी है। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। कहाँ है? जुबा। सुबा और जुबा में कंफ्यूज मत करना। ठीक है, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? यह है जुबा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी है? इन चारों राज्यों में से बताओ कहाँ एक ऐसा या कौन सा एक ऐसा राज्य है जहां अभी तक सिर्फ एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है? वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में केवल एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है, और वो कौन है? वो है, जल्दी बताओ। अभी आपने नाम तो सुना ही होगा, जब से आप तैयारी कर रहे हो तब से आप जान रहे होगे कि वो नाम कौन है। वो नाम क्या है? वो नाम है वसुंधरा राजे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कलेक्शन दिया हुआ है गैस का। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, जो सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन से हैं? तो CO2, CH4, NO और CFC, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, CO2, CH4, NO और CFC, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आता है? ये आता है लाल कोटि में। ठीक है, देखो 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, एक लाल कलर का, एक नारंगी कलर का और एक ग्रीन कलर का। ठीक है, ग्रीन, रेड और ऑरेंज, ये 3 तरह के
क्या बोल सकते हो आप, रिप्रेजेंटेशन होता है। जो सबसे अधिक प्रदूषणकारी है वो लाल, इससे थोड़ा कम है वो नारंगी, और जो सबसे कम है वो ग्रीन। यानी ग्रीन अगर कलर दिया गया है किसी भी इंडस्ट्री को, इसका मतलब वह अपना बिजनेस आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम, तो करगम तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है करगम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? भारत का सूचना और प्रसारण मंत्री अभी कौन है? यह है प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय को हाल ही में यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया है? यूएई का सर्वोच्च नागरिक। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा सम्मान से नवाजा है? द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, इस सम्मान से किसने पीएम मोदी को सम्मानित किया है? तो ये बहरीन ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। और यहीं पे एक पवेलियन का नाम विराट कोहली के नाम पे भी रखा गया है। ठीक है। और एक बात और याद रखना है आपको कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है, लेकिन मैदान जो अभी है उसको हम लोग फिरोज शाह कोटला मैदान के रूप में ही जानेंगे। ठीक है। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन है, स्टेडियम चारों तरफ बैठने वाले एरिया को स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, और ये मैदान है तो मैदान को फिरोज शाह कोटला मैदान के रूप में ही जाना जा रहा है अभी भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस खिलाड़ी को मिला? ये मिला था विश्वनाथन आनंद को। किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, सभी भक्ति संत, जो भी भक्ति संत हुए उनके बीच में एक समानता थी। वो क्या समानता थी? उनकी समानता थी वह अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते थे जिसे वह भक्त को समझाने में जिनको आसानी होती थी, यानी भक्त जो समझते थे। ठीक है। सभी भक्ति संतों में ये एक समानता देखा गया था कि जिस भाषा में भक्त समझ रहे हैं वह अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आसान सा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1828 ईस्वी में। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है सत्यार्थ प्रकाश। तो इसकी रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली के पर्व पर, ठीक है, होली के पर्व पर देखो यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो आंसर होगा वो होगा जोगीड़ा। ठीक है। लेकिन आपको कहीं कहीं आंसर ये भी मिलेगा, होली के पर्व पर एक स्पेशल सा डांस होता है फगुआ डांस। ठीक है। आप जानते हो होली को फगुआ भी कहा जाता है, तो वहां पे फगुआ डांस भी होगा, लेकिन यहाँ पे है नहीं। और रेस्ट अगर डांस को देखो तो झिझिया डांस, झरनी डांस और लौंडा डांस। ये लौंडा डांस शादी वगैरह में किया जाता है। ठीक है। ये झिझिया डांस कब किया जाता है? तो झिझिया डांस ये स्पेशली जुलाहों के द्वारा किया जाता है। एक जात है जुलाहा, ठीक है, उनके द्वारा ये झिझिया डांस किया जाता है। और झरनी डांस क्या है? झरनी डांस ये बारिश नहीं होती है तो इंद्रदेव को खुश करने के लिए झरनी डांस होता है। ठीक है। तो रेस्ट एक ही बचता है, ये है जोगीड़ा, जो किया जाता है होली पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से पक्षी विहार या अभ्यारण्य है और जगह का नाम दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा है जो आपको लग रहा है कि गलत है? गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है, ये बिल्कुल सही है। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है, ये भी सही है। तीसरा है
हरिया बारा हिरन पार्क, ये मोतिहारी में, ये गलत है। हरिया बारा हिरन पार्क मोतिहारी में नहीं, ये कहाँ है, ये है अररिया में। कहाँ है, अररिया में। हरिया बारा हिरन पार्क कहाँ है, अररिया में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तो आपके ऑप्शन में कहीं पे भी 1853 नहीं है, ठीक है। 1853, अगर 1853 रहता तो बहुत सारे स्टूडेंट 1853 आंसर करके निकल जाते, पर क्या वो सही होता, नहीं, वो गलत होता। क्योंकि 1853 में भारत में हुआ था, ना कि बिहार में, ठीक है। अगर बिहार पर्टिकुलरली पूछा जाए तो बिहार में शुरू हुआ था 1860 में, ठीक है। आप अच्छे से याद रख लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 में हुआ था। और जो पहली ट्रेन थी वो हावड़ा से राजमहल चलाई गई थी। कहाँ से, हावड़ा से राजमहल। ये जो रास्ता था इसका वाया खाना होकर, ठीक है, खाना या खाने उसका नाम था। अभी वो क्षेत्र पड़ता है आपका साहेबगंज एरिया, ठीक है। तो साहेबगंज एरिया होते हुए उस वक्त उसका साहेबगंज का क्या नाम था, खाने एरिया या खान एरिया। तो इस खान एरिया को होते हुए हावड़ा से राजमहल ट्रेन चलती थी। अगला क्वेश्चन है, गर्म जलकुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। गर्म जलकुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। तो गर्म जलकुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल है राजगीर। कौन सा है, राजगीर है बिहार में, जो गर्म जलकुंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय कर दिया गया है। देना बैंक और विजया बैंक आपको पता है कि इसी वर्ष ये दोनों बैंक किसी एक बैंक में विलित कर दिया गया। वो कौन सा बैंक है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब मर्ज हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक। अगला क्वेश्चन है, जमुई जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो बिहार के जमुई जिले में, बिहार के जमुई जिले में कौन सा खनिज आपको मिलेगा। तो जमुई जिले में आपको मिलेगा क्या, क्वार्ट्ज। क्या मिलेगा जमुई जिले में, जमुई जिले में आपको क्वार्ट्ज मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। उदारवादियों के नीति का प्रचारक कौन सा अखबार था। तो कौन सा अखबार था, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया और फ्री प्रेस जर्नल। तो कौन सा वो अखबार है, वो है द लीडर, सॉरी लीडर, द लीडर नहीं, सिर्फ लीडर है, ठीक है। लीडर नामक जो अखबार था वह जो भी उदारवादी नेता थे या उदारवादी नेताओं की जो नीतियां थी उसका ये प्रचारक था। और इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना कहाँ स्थित है। ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड, ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है समस्तीपुर बिहार में। कहाँ स्थित है, समस्तीपुर बिहार में स्थित है ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ओपन 2019 का गोल्फ खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था। अमेरिका ओपन 2019 या आप इसको बोल सकते हो यूएस ओपन 2019, ठीक है, यूएस ओपन 2019 गोल्फ का, याद रखना ये किसने जीता था। तो ये जीता गया था गैरी वुडलैंड के द्वारा। गैरी वुडलैंड के द्वारा ये खिताब जीता गया था। कौन सा, अमेरिका ओपन 2019, ठीक है, गोल्फ का। अगला क्वेश्चन है, 2013-14 में राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर चीनी मिल की इकाई लगाने को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यानी 2013-14 में किसी एक जगह पर चीनी मिल की इकाई लगाने को लेकर परमिशन दिया गया था। वो कौन सा जगह है, वो है हसनपुर, ठीक है, हसनपुर सीतामढ़ी। ये वो जगह है जहाँ पे चीनी मिल लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रभूषण किस खेल के खिलाड़ी हैं। चंद्रभूषण, चंद्रभूषण किस खेल से संबंधित हैं। तो चंद्रभूषण टेनिस खेल के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं चंद्रभूषण। कौन है चंद्रभूषण, टेनिस प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताओ। क्या आप सभी को पता है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी। मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी बताओ कौन है इस पुस्तक के लेखक। तो इस मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी, तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र कुमार। कौन है, सुरेंद्र कुमार है मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया था? तो 2017 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसी एक भारतीय को पुरस्कृत किया गया था। आपको बताना है उसका नाम क्या है। उसका नाम है प्रफुल्ल सामंता। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप क्या होता है? जल्दी बताओ। आइसोटोप का डेफिनेशन आपको आता है तो आप आसानी से कर पाओगे। क्या होता है? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऐसे नाभिक वाले परमाणु को हम लोग आइसोटोप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवा जितनी भी है इसमें से कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? जल्दी बताओ कौन सा केमिकल है? तो वो है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन यूज किया जाता है मच्छर को भगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है। ठीक है, भारी पानी, भारी जल कैसा जल होता है? भारी जल, तो भारी जल वैसा जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। क्या होता है भारी जल? भारी जल वैसा जल होता है जिसमें हाइड्रोजन, देखो H2O होता है ना, तो H2O में H के स्थान पे आप जानते हो D2O होता है। ठीक है, तो D2O ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। ठीक है, आपका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बिछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एडल्ट। ठीक है, 20 वर्ष देने का मतलब ये एडल्ट। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपके शरीर में कितना हड्डी होता है? ये ऑलमोस्ट 206 हड्डी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। ठीक है, मीरा फातिमा बीवी। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? जल्दी बताओ। आसान सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ पे बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, बीच बीच में आपको रिवाइज करना जरूरी होता है। क्या है खर्च की कैसे निकालते हो? कितना वाट कितना घंटा जला। अगर 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटा जल रहा है, यानी 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट ये बिजली खपत करता है, और आपका जो बिजली बिल आता है वो आता है किलो वाट के रेस्पेक्ट में। तो 1000 वाट मतलब 1 किलो वाट, यानी 1 यूनिट आपने खर्च किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आता है तो आप कर पाओगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। तो किसी भी लेंस का पावर जो होता है, जिसको हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है 2/f। ठीक है, क्या होता है? 1/f। क्या होता है डायोप्टर नहीं, पावर इसको लिखो, पावर क्या होता है? 1/f। ठीक है, तो 1/f, और यहाँ पे f ही आपको निकालना है, और हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में लेते हैं यानी मीटर में लेते हैं। ठीक है, तो +2 अगर डायोप्टर है, ठीक है, ध्यान रखना, तो इसका जो फोकल दूरी निकलेगा आपका वो हमेशा किस में निकलेगा? हमेशा निकलेगा मीटर में। लेकिन ऑप्शन में आपका मीटर है नहीं, तो हम लोग पहले ही इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पावर क्या है आपका? 2 है। ठीक है, और मैंने क्या बताया? 1/f होता है, और f कितना है आपका? f यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, तो पावर 2 हो गया और f आपको निकालना है, तो यहाँ पे 1 के जगह पे आपका क्या आ जाएगा? f अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये 1 मीटर है, ध्यान दो 1 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो बहुत सारे बच्चे बस थोड़ा सा वो मिस कर देते हैं कैलकुलेशन में, उसके बाद उनका आंसर नहीं आता है। कहीं पे अगर हाफ रहता, 0.2 रहता, 0.5 रहता, तो वो लोग आप लोग मार के निकल जाते हैं। थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट जो स्टैंडर्ड लोगे हमेशा मीटर में लोगे। क्लियर है? ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में, लेकिन उससे पहले जिसको भी आपने शेयर नहीं किया है, जो अभी तक हम लोग के साथ नहीं जुड़े हैं, जल्दी से शेयर करो और उनको अपने साथ जोड़ लो। ठीक है, चलिए फिर से मिलेंगे कल अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।